हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी देनी है। और स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइंड मैप की। बिल्कुल सही सुना आपने, हम एक पूरे इस क्लास में इस पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीधे दिमाग के अंदर फिट करने वाले हैं और इससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं ये जो हमारा दूसरा अध्याय है, अम्ल, क्षारक और लवण, इसमें कौन सी चीजें हमें दिमाग के अंदर सेट रखनी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि हम बात करते हैं अम्ल और क्षारक की, तो उनके रासायनिक गुणधर्मों को आप जब तक नहीं समझोगे, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को आप जब तक नहीं समझोगे, तब तक कहानी क्लियर होने वाली नहीं है। तो एक तरफ तो अपने पास अम्ल है, जैसा कि अपन ने कहा कि सर HCl ले लो, एक तरफ हमारे पास क्षारक है, जैसे हमने कहा कि NaOH ले लो, और एक तरफ हमारे पास है NaCl। और इन सब के बीच में जो कनेक्टिविटी कराने वाली चीज है वो है जल, यानी कि H2O। वो है जल यानी कि H2O। बहुत ध्यान से देखेंगे आप इस कहानी को। चलिए, सभी अम्लों में और क्षारकों में कौन सी समानताएं होती हैं? तो अम्ल और क्षारक को यदि आप जल में डालते हो तनुकरण करते समय, तो दोनों अपने अपने आयन जो हैं वो क्या करते हैं, जल में, वाटर में रिलीज करते हैं, मतलब आयनीकृत हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि अम्ल और क्षारक के जो विलयन है वो कितने प्रबल होते हैं। इसका मतलब ये कि यहां पर हम प्रबल और दुर्बल, बात समझ में आई? बोले यस सर। प्रबल और दुर्बल आपके जो विलयन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो है हम लवण के संबंध में भी अधिक जानकारी शेयर करेंगे, जहां पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लवण के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि NaCl, जैसे कि Na2CO3, जैसे कि ZnSO4, जैसे कि, और यदि हम बोले दें CuSO4। बात समझ में आई? तो इन लवण के बारे में हम पढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले एक अध्याय है आपका रासायनिक अभिक्रिया वाला, और इसके बाद में एक अध्याय है कौन सा, धातु और अधातु वाला। तो उन दोनों में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जिसको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको इस चैप्टर के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर इसके पहले वाले चैप्टर और इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उसके लिए भी अपने को ध्यान में रखना है। इसलिए बिल्कुल नजर हटाना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से सीखना है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभी तो मेन पॉइंट्स आना बाकी है। हम बात करते हैं कि भैया प्रयोगशाला में हम कौन से अम्ल और क्षारकों को उपयोग करते हैं। तो कुछ गिने चुने अम्ल और क्षारक हैं जिन्हें हम लोग सामान्यतः प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं। जैसे यदि हम अम्लों की बात करें तो हमारे पास HCl है, हमारे पास जो है H2SO4, जैसे हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। साथ में हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 की, जिसको भी हम उपयोग करते हैं कहां पर, लेबोरेटरी में। और यदि हम क्षारकों की बात करें और यदि हम बेसिस की बात करें, तो बेस कौन से हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बेस हो सकता है आपका NaOH, जिसे आप कॉस्टिक सोडा कहते हो, वहीं के वहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप MgOH ट्वाइस कहते हो, या फिर आप बात कर सकते हो चूने के पानी, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर रासायनिक गुणधर्मों को कनेक्ट कर रहे हैं। हम जो है यहां पर रासायनिक गुणधर्मों को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जो रासायनिक गुणधर्म है ये जो रासायनिक गुणधर्म है, इसका मतलब होता है सीधे सीधे केमिकल रिएक्शंस। सीधे सीधे इसका मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कौन से पॉइंट्स है, ध्यान से देखेंगे आप सभी। पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो भैया प्रयोगशाला में कौन से प्रकार के अम्ल और क्षारक होते हैं, साथ में जो अम्ल और क्षारक हैं वो धातुओं के साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि जब आप धातु की बात करोगे तो इसके बाद वाला जो अध्याय है वहां पर भी इस रिएक्शन को आप देखोगे। मतलब ये कि ये टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट। अपन लगाते हैं इसमें स्टार, हमने लगा दिया इसमें स्टार। ऑन द सेम वे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसको भी हम देखने वाले हैं इसके बाद वाले अध्याय में। साथ में यदि हम बात करेंगे किसके बारे में कि भैया अम्ल और क्षारक जो हैं वो आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब ये कि हम यहां पर उदासीनीकरण की बात करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे, और हम ये जानेंगे कि अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ, यानी कि धातु के ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। खत्म बात। तो ये सब कुछ जो है मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला
हो, जिससे कहानी बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर कैसी हो जाएगी, फिट हो जाएगी। राइट, बोलो यस सर। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। बेसिकली आपकी किताब से उठाए गए पॉइंट्स हैं जिस पर 1 बाय 1 हम बात करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग के अंदर फिट करेंगे। हम बात करेंगे कि भैया अम्ल और क्षारक में कौन से समानता है, तो दोनों आयनीकृत होते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, अम्ल और क्षारक के जो विलयन है वो कितने प्रबल होते हैं, और दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू, पीएच मान जो है, राइट, उसका कितना महत्व होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। चलिए, और हम बात करेंगे भैया लवण की। जब हम बात करेंगे, राइट, तो लवण परिवार, लवण का पीएच, साधारण नमक जैसे आप क्या बोलते हो, राइट, NaCl। और हम बात करेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण का जो जल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप यहां पर लिखते हो CuSO4 और इसके साथ में आप 5H2O लिखते हो, तो ये क्रिस्टलन का जल है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसकी भी कहानी आपके दिमाग के अंदर मैं फिट करने वाला हूं। तो कुल मिलाकर ये पूरा चैप्टर को अपन ने लपेटे में ले लिया है, एक एक कॉन्सेप्ट्स को अपन सीधे देखने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आगे इस कहानी को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई अम्ल क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो बेसिक डेफिनेशन है अम्ल की वो क्या है, इनका स्वाद जो है खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को आप लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो कैसे याद रखोगे इस कहानी को, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको लिखना है ए फॉर एसिड, और ए के बाद क्या आएगा, तो भाई बी आएगा। इसका मतलब ये कि आपको लिखना है यहां पर कौन सी चीज, बी फॉर बेस नहीं। ए फॉर यदि एसिड है तो बी फॉर बेस आपको नहीं लेना है। बी फॉर यहां पर क्या होगा, ध्यान से, बी है ना, तो मैं यार मुझे ब्लू लिखना है ना, बी फॉर, रुको उल्टा हो गया, बी फॉर मुझे क्या लिखना है, तो आप बोलेंगे सर बी फॉर ब्लू, और इसी तरीके से आर फॉर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है, ABR, क्योंकि कंफ्यूजन तो होता है, राइट। अब कैसे होगा इससे, देखो सिंपल सी बात, इसका मतलब होता है एसिड, बोलो यस सर। इसका मतलब क्या होता है, ब्लू, बोलो यस सर। और इसका मतलब होता है रेड। तो आपका जो एसिड होगा वो ब्लू यानी कि नीले लिटमस को किस में परिवर्तित कर देगा, तो भैया लाल वाले लिटमस में यानी कि रेड लिटमस में परिवर्तित कर देगा। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको हो जाएगा बहुत सारा कंफ्यूजन। तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तित करता है। आपको सिर्फ एसिड का याद रखना है, बेस यानी कि क्षारक का आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर, चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे भी अम्लों के विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही किसी पदार्थ की प्रकृति जो है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं, राइट, कि यह, बहुत ध्यान से देखिएगा, यह जो है राइट, अम्ल की यदि हम बात करें तो अम्ल जलीय विलयन में राइट H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो ये जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं, तो भैया H+ आयन देते हैं। बात समझ में आ गई, खत्म कहानी, नोट किया जाए। उदाहरण यहां पर बहुत सारे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे हम एसिड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, HCl बोल सकते हैं, राइट। इसके बाद है हमारे पास एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल की यदि हम बात करेंगे देन H2SO4, राइट। तो हम इस तरीके से अलग अलग अम्लों के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर, नोट किया जाए। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है और ये रही वो ट्रिक जो आपको कंफ्यूज होने नहीं देगी। चलिए पक्का बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे यानी कि केमिकल रिएक्शंस की यदि हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि जो अम्ल होता है वो धातु के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो देता है। इसका मतलब ये कि मेरे पास यदि HCl है वो Zn के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnCl2 और H2 देगा। अब आप बोलोगे सर कोई भी धातु नहीं, जो धातु आपकी, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपकी जो भी धातु है वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आनी चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ यदि वो धातु आएगी तो ही वो रिप्लेस करेगी हाइड्रोजन को और ऐसी अभिक्रिया होगी, एल्स अभिक्रिया होने वाली नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि ऐसी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आती हैं,
राइट, उनको हम इस तरीके से फॉर्मूला बनाकर याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल है कहानी, राइट। देखो, अम्ल और धातु आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे भैया? तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। रिएक्शन आपको दिख रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ और रिएक्शंस की हम बात कर सकते हैं, जैसे कि एक और मैंने यहां पर लिया, मैंने कहा कि मेरे पास Zn है, मैं H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराऊंगा। आप बोलोगे ओके सर, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? तो वो रहा तरीका, ये रहा सूत्र, कोई दिक्कत सवाल ही नहीं पैदा होता। और ऐसा करते करते अपन पूरा रिवीजन कर देंगे और कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया की, अब हम बात कर रहे हैं धातु कार्बोनेट के साथ में। अब जानते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बात समझ में आई, सोडियम बाइकार्बोनेट बड़े इंपॉर्टेंट कार्बोनेट के आपके यौगिक हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल जो है जब वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कैसे करता है। तो देखो, अच्छा एक और चीज, मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी 1.5x में होगी, क्योंकि अपने को 30-40 मिनट में पूरा चैप्टर जो है वो दिमाग के अंदर फिट करना है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीजों को मैं बार बार रिपीट करने वाला नहीं हूं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, अम्ल और धातु कार्बोनेट आपस में मिलकर निर्माण करते हैं लवण का, निकलती है भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में जो जल वाष्प है उनका भी निर्माण होता है। तो ये रही रिएक्शन। रिएक्शंस भी साथ में इसलिए दी गई हैं क्योंकि यही वो रिएक्शंस है जो बार बार जो है पूछ ली जाती है। क्लियर? बोला यस सर, नोट कर लो। चलो ठीक, चलिए इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आ जाओ, ठीक है। हम बात करने वाले हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, इसका मतलब बाइकार्बोनेट के साथ में। तो जब बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो फिर से वही प्रोडक्ट अपने को मिलता है, लवण मिलेगा यानी कि नमक मिलेगा, CO2 मिलेगा, और साथ में जो है आपको H2O यानी कि जल भी मिलने वाला है। क्लियर? बोलो यस सर। साथ में यदि हम बात करेंगे तो अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अम्ल के साथ में धात्विक ऑक्साइड जो है वो कौन सी चीज हमें देगा? तो भैया ये हमें लवण देगा यानी कि नमक देगा, राइट, और साथ में अपने को क्या देगा? जल देगा। बहुत शानदार वाली ये कहानी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अम्ल, क्षारक और लवण जो है उसको पहचानना कैसे है। देखो, एक धातु लीजिए, बोलो यस सर, और धातु के साथ ना कोई भी एक नेगेटिव आयन ले लीजिए, कोई भी एक नेगेटिव आयन ले लीजिए, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट से लेकर हेलोजन तक कोई भी नेगेटिव आप आयन ले लीजिए, वो होगा लवण। जैसे कि अब आपने कहा सर Na+ धातु होगी, नेगेटिव आयन क्या होगा? Cl-, या फिर आपने कहा सर Na2CO3 क्या होगी? धातु के साथ में आपने ले लिया क्या? नेगेटिव आयन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो धातु के साथ कोई भी नेगेटिव आयन यदि आप लेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा? लवण होगा। वहीं के वहीं आप यदि हाइड्रोजन के साथ नेगेटिव आयन लेंगे तो ये आपका एसिड होगा। आप यदि हाइड्रोजन के साथ नेगेटिव आयन लेंगे तो ये आपका एसिड होगा। और यदि आप किसी धातु के साथ बहुत ध्यान से देखिएगा, आप यदि OH नेगेटिव आयन लेंगे तो भैया ये आपका क्षारक हो जाएगा यानी कि बेस हो जाएगा। धातु के साथ यदि आप OH नेगेटिव आयन लेंगे तो ये आपका क्षारक यानी कि बेस हो जाएगा। इसलिए आप कहते हो NaOH, इसलिए आप कहते हो MgOH2, इसलिए आप कहते हो CaOH ट्वाइस, राइट? बोलो यस सर, नोट करो। तो कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया से अपने दिमाग के अंदर अपने को फिट रखना है। हम बढ़ते हैं आगे, बात करने वाले हैं कि जलीय विलयन में जब आप किसी अम्ल को डालते हो, राइट, तो क्या होता है? तो भैया सीधी बात है, अम्ल जो है वो H+ आयन उत्पन्न कर सकते हैं और राइट। H+ आयन सदैव H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो AQ लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्वस, जलीय विलयन, इसलिए उसी से बना एक्वा। एक्वा का मतलब जल। चलिए मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा है H+ और यहां पर AQ लिखा है, तो बात वही हो गई कि इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, H+ एंड H2O। अब आप बोलोगे सर एक हाइड्रोजन बाहर है, 2 अंदर है, मजा नहीं आ रहा, जोड़ दो साथ में। बिल्कुल जोड़ा अपन लोगों ने, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे ऊपर वाला जो है अकेला यदि ऐसा दिया हुआ है देन दिस इज द हाइड्रोजन आयन, पर यदि हम बात करेंगे H3O+ की तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी? बोलो यस सर। ठीक है, H+ आयन इस तरीके से पाया जा सकता है। जल में अम्ल मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस तरीके से राइट तनुकृत अम्ल बनता है। पर याद रहे कि आपको जल में अम्ल मिलाना है, जल में अम्ल मिलाना है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको जो है जल में अम्ल मिलाना है और बहुत धीरे धीरे।
आपको अम्ल में जल नहीं मिलाना है, आपको जल के अंदर अम्ल मिलाना है, राइट। और अम्ल और जल यदि आप देंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। इसका मतलब यह हुआ कि भयंकर, राइट, भयंकर क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा निकलेगी मतलब दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जल में मिलाते हैं अम्ल, वो भी बहुत धीरे धीरे। अम्ल में कभी भी जल नहीं मिलाते हैं। बोलो यस सर, नोट करो, पक्का जी? हाँ जी, बिल्कुल पक्का। चलिए और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल की। अम्लों की प्रबलता इसके जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, राइट। सीधी बात ये कि जो जल्दी से जलीय विलयन में H+ आयन में टूट जाएगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जो जल्दी से नहीं टूटेगा वो दुर्बल अम्ल होगा। तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो गया, HCl हो गया, और इसको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। पर वहीं के वहीं यदि हम बात करेंगे किसके बारे में, दुर्बल अम्ल की, तो ये जल्दी से H+ आयन उत्पन्न नहीं करेंगे, यानी कि एक वीक एसिड है। ये कह रहे हैं भैया हमको H+ आयन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जब आपको जलीय विलयन में H+ आयन देना ही नहीं है तो आप किस बात के अच्छे अम्ल। अच्छा अम्ल H+ आयन जल्दी से रिलीज करता है जलीय विलयन में। और भी बहुत सारे हैं, H2SO4 ले लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए HNO3 की, या फिर आप बात कर लीजिए HBr की। ये सारे जो हैं प्रबल अम्ल हैं। और एसिटिक अम्ल में जितने भी होंगे, या आप बात करें कार्बोक्सिक अम्ल में जितने भी होंगे, आपने कहा सर HCOOH, इसका मतलब फॉर्मिक अम्ल है, जिसको आप बोल सकते हैं मीथेनोइक अम्ल, राइट। ये भी कैसा होगा, आपका दुर्बल अम्ल होगा। और जिस तरीके से अम्ल प्रबल और दुर्बल होते हैं, कुछ इसी तरीके से आपके जो क्षारक होते हैं वो भी कैसे होते हैं, प्रबल और दुर्बल। नोट किया जाए, ठीक। और ऐसा करते करते पूरा कॉन्सेप्ट को हम सीधे दिमाग के अंदर फिट कर लेंगे। हम बात करेंगे क्षारक यानी कि बेसिस की, और इनका जो स्वाद है वो कड़वा होता है, बेसिकली कसैला होता है। यदि हम और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएं तो ये कसैला हो जाता है। और बोले कि सर कड़वा और कसैले में क्या अंतर है? तो देखो बेटा, नीम जो है, राइट, वो कड़वी होती है। नीम जो है वो कैसी होती है, कड़वी होती है। पर यदि आप कॉफी की बात करेंगे, या कोई चीज जब जल जाती है, कोई भी चीज जब जल जाती है, दूध जल जाता है, हम खाते नहीं है, पर इनकेस जली हुई किसी चीज को जब आप खाते हो तो वो कड़वी नहीं लगती, वो कैसी लगती है, कसैली लगती है। बात समझ में आई? इसलिए आप देखना, जो साबुन होती है, कभी बचपन में हुआ होगा कि नहाते समय साबुन जो है वो मुंह में चली गई, तो आपको ना कसेला स्वाद आया होगा, कड़वा नहीं आया होगा, राइट। इसका मतलब क्षारक जो है वो कड़वा या फिर कसेला हो सकता है। दोनों आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और यह लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा। यह जो है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देगा। जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न करने वाले जो चीज होती है उनको हम क्षारक यानी कि बेसिस कहते हैं। और जल में घुलनशील, आहा, इसको कहते हैं डाउट। ये हुआ ना डाउट, एक तरफ हमारे पास है क्षारक और एक तरफ हमारे पास है क्षार। अब बोलो, तगड़ा वाला डाउट। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील है, अरे बाबा, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील है उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब जैसे यदि आप बात करोगे किसके बारे में, अब आप कहोगे कि सर ये देखो CaOH2, राइट, तो ये किसमें घुलनशील है? तो आप बोलोगे सर देखो ये जल में घुलनशील है, इसका मतलब ये, राइट, ऐसे क्षारक को हम क्या बोलेंगे, क्षार। तो ये जो है ये क्षारक भी है और ये क्षार भी है, क्योंकि ये जल में कैसा है, घुलनशील है। जल में क्षारक मिलाने पर OH आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, कुछ वैसा ही जैसा H+ के साथ हुआ था, और जिससे क्षारक तनुकृत हो जाता है। और इसमें भी बहुत सारी क्या निकलती है बाबूजी, तो इसमें भी बहुत सारी निकलती है ऊष्मा। क्या निकलेगी, ऊष्मा, राइट। प्रबल क्षारक में OH आयन की संख्या अधिक होती है और दुर्बल क्षारक जो होता है उसमें कम होती है। हम उदाहरण भी लेंगे, कहानी और भी ज्यादा हो जाएगी इंटरेस्टिंग। तो पहले उदाहरण ले लेते हैं, रुको। प्रबल क्षारक का एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो NaOH CaOH2, राइट, ये प्रबल क्षारक हैं, भयंकर वाले। एक और चीज बता दें आपको, क्षारक यानी कि जहर, पॉइजन, राइट। और दुर्बल क्षारक की यदि हम बात करेंगे तो मेरे पास है NH4OH। तो ऊपर वाले दोनों प्रबल हैं, नीचे वाला जो है वो कैसा है, दुर्बल क्षारक है। बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, कुछ और पॉइंट्स को एकदम फटाफट अपने दिमाग के अंदर फिट करते हैं, राइट। बोलो यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुणधर्मों की यदि हम बात करेंगे तो भैया कहानी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इनकी हम धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे।
और जब हम धातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को एक चीज याद रखनी है, सभी धातुएं क्षारक से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे कि जिंक या एल्यूमिनियम जो है क्षारक से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो जिंक को जब आप देखो, ये बड़ी कॉमन रिएक्शन है भैया, ये जो है ये बड़ी ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जिंक को जब हम किसके साथ मिलाते हैं, NaOH, जैसे आप क्या बोलते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा से जब आप रिएक्शन करवाओगे आपको मिलेगा सोडियम जिंकेट और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। और साथ में रिलीज कौन सी गैस होगी, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। राइट, चलिए धातु से अभिक्रिया हो चुकी है, हम इस कहानी को और आगे लेकर चलेंगे। अम्ल और क्षारक की आपस है, ये रिएक्शन है, ये है रिएक्शन, तगड़ी वाली रिएक्शन बाबू, तगड़ी वाली रिएक्शन। बात समझ में आई, बहुत ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। अम्ल और क्षारक, मतलब चैप्टर का नाम कितना इंटरेस्टिंग है। अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, लवण यानी कि नमक का निर्माण करेंगे। वही तो लिखा है कि अम्ल जो है वो क्षारक के साथ जब मिल जाएगा, राइट, तो निर्माण किसका होगा, ध्यान से देखिएगा, लवण और जल का होगा। क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लें, बिल्कुल ले लेंगे। यहां पर एक रिएक्शन लिखते हैं, एक प्रबल अम्ल लेते हैं। अब जो लाइन बोलने जा रहा हूं उसको दोनों कानों से सुनना है और एग्जाम तक दिमाग के अंदर फिट करके रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या हमारे पास प्रबल अम्ल है, बोलो यस सर। इस प्रबल अम्ल को जब हम मिलाते हैं एक प्रबल क्षारक के साथ में, इस प्रबल अम्ल को जब हम मिलाते हैं एक प्रबल क्षारक के साथ में, आपने कहा ओके सर कोई नहीं, इसमें होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया कैसी होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, द्विविस्थापन, ये होना ही है, इसको आप रोक नहीं सकते, राइट। तो रिएक्शन कैसी होगी, द्विविस्थापन। इसका मतलब ये कि इस टॉपिक को या इन रिएक्शंस को हमने पहले वाले अध्याय में भी देखा है। अब ध्यान से देखो, अब HCl को NaOH के साथ में मैंने मिलाया तो क्या हुआ, एक तरफ क्लोरीन है, आपने कहा ओके सर, एक तरफ जो है वो है सोडियम। अब भाई सोडियम और क्लोरीन का चक्कर ना जाने कब से चल रहा है, जहां सोडियम ने देखा कि क्लोरीन है, छोड़ देगा OH को और कनेक्ट हो जाएगा, तो Na जो है Cl के साथ कनेक्ट हो गया, जो बचा कुचा भाग था उसने अपना जो है देख लिया जुगाड़, H2O बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्रबल अम्ल है, ठीक है, और ये जो है ये प्रबल क्षार है, तो ये जो है ये बना लवण, बोलो यस सर, और ये बना जल, बोलो यस सर। अब दोनों यदि प्रबल हैं, बहुत ध्यान से सुनना, यदि अम्ल और क्षारक दोनों प्रबल हैं या दोनों दुर्बल हैं, या तो दोनों प्रबल होंगे या तो दोनों दुर्बल होंगे, तो जो आपको लवण मिलेगा वो हमेशा उदासीन मिलेगा। बात समझ में आई, हमेशा कैसा मिलेगा, उदासीन मिलेगा। दोनों यदि प्रबल हैं, राइट, तो लवण आपको मिलेगा हमेशा कैसा, उदासीन। पर और उदासीन मिलेगा मतलब पीएच कितना हो जाएगा, तो भैया इसका भी 7 हो जाएगा और इसका भी 7 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों यदि प्रबल हैं तो आपको जो भी लवण मिलेगा वो हमेशा उदासीन मिलेगा, मतलब उसका पीएच 7 रहेगा। दोनों प्रबल हो या तो दोनों दुर्बल हो, दोनों प्रबल हो या तो दोनों दुर्बल हो, मिलने वाला लवण हमेशा उदासीन यानी कि पीएच 7 होगा। पर यदि हम कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रबल एक दुर्बल, तो रुको रिएक्शन करवाते हैं अपन। एक प्रबल ले ले बाबा, चलो ये लिया HCl प्रबल, और इसके साथ एक अपन लेते हैं क्या, दुर्बल, यानी कि मैंने लिया यहां पर NH4OH। तो बेटा ये प्रबल है, ठीक है, और ये कैसा है, ये दुर्बल है, यहां तक ठीक है ना। ये रिएक्शन जब मैं करवाऊंगा तो अपने को क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मिलेगा NH4Cl और यहां पर आपको मिलेगा H2। आपने कहा ओके सर, रिएक्शन तो हो गई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब प्रबल कौन है, प्रबल है आपका अम्ल, तो जो आपको नमक मिलेगा वो अम्लीय होगा। अरे बाबू कहानी बिल्कुल क्लियर है, तो ये कैसा होगा बेटा, अम्लीय होगा। ये कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि जो प्रबल है वो इसको डोमिनेट कर देगा। बात समझ में आई। तो लवण तो मिलेगा, सोडियम आपका अमोनियम क्लोराइड जो है ये अपने आप में एक लवण तो मिलेगा, पर बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसा मिलेगा, अम्लीय मिलेगा। लवण तो मिलेगा पर कैसा मिलेगा, अम्लीय मिलेगा। क्लियर। इसी तरीके से यदि ये दुर्बल होता, ये प्रबल होता, तो कैसा मिलता, क्षारीय मिलता। और क्षार होने का मतलब पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होगा, अम्ल यदि है तो पीएच जो है वो 7 से कम होगा। क्लियर, बोलो यस सर। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट, हम बढ़ेंगे आगे, हरिओम। ठीक, अब देखो यहां पर जो H है, यहां पर जो X है वो नेगेटिव आयन को बता रहा है, यहां पर जो M है वो किसी धातु या फिर धन आयन को बता रहा है, और वो होगी आपकी रिएक्शन। उसको कॉपी में आप नोट कीजिए। हम चल रहे हैं इस रिएक्शन की गाड़ी को थोड़ा और फास्ट आगे लेकर, ठीक है।
चलो आ जाओ आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे कि भैया नॉन मेटालिक ऑक्साइड से अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती है। ठीक है, इसको बस अपनी कॉपी में आप नोट करो, फिर एक बढ़िया चीज बता रहा हूं। जैसा कि इस कहानी को आपने नोट कर लिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब हम बात करेंगे किसके बारे में, भैया अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, तो ध्यान से देखिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात। अब देखो यहां से आता है क्वेश्चन, और क्यों आता है बहुत ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास दो ऑक्साइड है, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है। आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक और ले लेते हैं हम लोग, यहां पर ले लेते हैं SO3, राइट, SO2 ले लो, SO3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, SO2 ले लो और यहां पर आप ले लो CaO। अब आपको ऊपर तो दिख रहा है कि हां सर अधातु है ऑक्साइड है, कार्बन भी अधातु है ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए, तो ये अधात्विक, बहुत ध्यान से देखिएगा, अधात्विक ऑक्साइड हो गया। आपने कहा ओके सर, पर यदि इन दोनों की हम बात करेंगे तो ये कैसा है, धात्विक ऑक्साइड है। आपने कहा ओके सर ये भी तो ठीक है, मतलब धात्विक ऑक्साइड भी देखा हमने, है ना, ऊपर की तरफ अधात्विक ऑक्साइड है और नीचे की तरफ धात्विक ऑक्साइड है। अब जब इन दोनों की हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मिलता क्या है वो देख लेते हैं, वहां से कहानी क्लियर हो जाएगी। राइट, मैंने कहा CaO, बेटा मिल जाओ, एक काम करो किसके साथ में, जल के साथ में, CaO यानी कि चूने ने कहा बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को जब हमने मिलाया तो हमको क्या मिला, बहुत ध्यान से देखिएगा, CaOH2। दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें कौन सी चीज मिली, ध्यान से देखिए, CaOH2। तो क्या मिला आपको, भैया आपको मिला क्षार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑक्साइड है ये कैसा है, क्षारकीय है। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की एक पहचान ये भी है कि जो धात्विक ऑक्साइड हैं, राइट, वो आपके क्षारीय हो सकते हैं या फिर जो है एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी हो सकते हैं, मतलब कि दोनों तरीके से बिहेव करेंगे। पर आपके जो अधात्विक ऑक्साइड हैं, बात समझ में, ये हमेशा जो है कैसे होंगे, ये भैया अम्लीय होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बबुआ, कैसे होंगे, तो सर ये अम्लीय होंगे। इसीलिए जब आपने रिएक्शन कराई, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन भी अपन देख लेते हैं। पहले ये वाली कहानी क्लियर है, एकदम सिंपल वाली बात बोलो, यस सर, इसको नोट करो। ठीक है, चलो इस वाले भाग को नोट करो बेटा, रुको, इस वाले भाग को आपने कर लिया है नोट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं कह रहा हूं कि CO2 की जब हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमको क्या मिला, श्वेत अवक्षेप मिला। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है कि सर अवक्षेपण अभिक्रिया भी तो अपने को पढ़नी थी, उसका भी हम क्या कर लेते हैं भाई, रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको मिली कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब जो चीज आपको नीचे मिली है अब वो जल में कैसी होगी, घुलनशील बिल्कुल भी नहीं होगी। राइट, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ध्यान से देखिए, जल के साथ तो करते ही करते हैं, क्षारक के साथ में भी निर्माण करते हैं। तो वही तो लिखा है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब लवण और जल यदि बन रहा है इसका मतलब प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। आइए हम बात करेंगे विद्युत के चालन की। अब यहां पर एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे पास है NaCl, जितनी चीजें पीछे लिखी हुई है उसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे पास NaCl है और कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, मतलब कि जिस नमक की हम बात कर रहे हैं, जिस अवस्था में वो पाया जाता है सामान्यतः उस अवस्था में है। अब इसमें मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, तो अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी क्योंकि NaCl यदि ठोस अवस्था में है तो भैया ये आयन नहीं देगा, ये आयन नहीं देगा। और जब ये आयन ही नहीं देगा, क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत के चालन के लिए आपके पास धनायन यानी कि Na+ और ऋणायन यानी कि Cl- जो है वो उपलब्ध नहीं होगा। पर यदि हम कहते हैं कि हमारा जो NaCl है वो Aq है, Aq बोले तो जली है बेटा, Aq बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जली होगा। राइट, चलिए, तो NaCl जो है वो एक्वस है यानी कि जली है। तो अब जब आप NaCl को जल में डालोगे, जब आप NaCl को जल में डालोगे तब उस समय पर क्या होगा, राइट, NaCl जो है वो जल के अंदर जाकर कैसा हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा। जल के अंदर जाकर कैसा हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जलीय विलयन में आपको क्या मिलेंगे, आयन। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए NaCl जो होगा वो जलीय विलयन में विद्युत का चालक होगा,
पर यदि हम उसकी ठोस अवस्था की बात करेंगे तो वहां पर वो विद्युत का चालक बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए जब भी विद्युत के चालन की बात आएगी आपको देखना पड़ेगा कि भैया आयन का निर्माण यदि हुआ है तो विद्युत का चालन होगा, आयन का निर्माण यदि नहीं हुआ है तो विद्युत का चालन नहीं होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सूचक यानी कि इंडिकेटर्स के बारे में, राइट। ये देखो सूचक या इंडिकेटर्स पता है क्या करते हैं, ये बताते हैं किसी भी पदार्थ के बारे में कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो डेफिनेशन क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे पदार्थ जो किसी दिए गए पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि भैया वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, मतलब इंडिकेटर कहते हैं। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये प्राकृतिक हो सकते हैं, राइट, या जैसे कि हल्दी है, या फिर जो है ये कैसे हो सकते हैं, मैथिल ऑरेंज जैसे मेन मेड यानी कि कृत्रिम हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक सूचक जो है कहां से निकलता है, एक ऐसा लिटमस जो कि लिचेन या लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी और हल्दी, राइट, और पेट्रोनिया या फिर जेरेनियम जैसे कई सारे फूल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। इसमें हल्दी बेस्ट है भैया, हल्दी इसमें बिल्कुल बेस्ट है। किसी कपड़े पर यदि हल्दी लगी हुई है, बात समझ में आई, और यदि आप उसको साबुन से धोगे तो हल्दी तो नहीं निकलेगी तुरंत, पर वो जो कपड़ा है वो लाल हो जाएगा। सफेद पर होना चाहिए, तो लाल कपड़े पर लगी होगी तो कैसे पता चलेगा। सफेद कपड़ा लीजिए, उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए, और यदि आप उसको साबुन से धोएंगे तो साबुन क्योंकि क्षारकीय है तो वो लाल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जो साबुन है वो कैसा था, क्षारकीय था। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये निकलते हैं बेसिकली कहां से, पेड़ पौधों से, राइट। और ये किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की जो उपस्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने देखा किसके बारे में, प्राकृतिक सूचक के बारे में। अब हम चलते हैं इसके बारे में, कृत्रिम सूचक यानी कि मानव निर्मित सूचकों के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं भैया सिंथेटिक सूचक है। अब इसमें कौन सा है, तो देखो फेवरेट जो है वो है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन, राइट। ये दोनों ऐसे सूचक हैं जिसको हम लोग उपयोग करते हैं अम्लीयता और क्षारीयता बताने के लिए। चलिए इसके साथ साथ जो है हमारे सामने गंधीय सूचक भी होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे प्याज और वेनिला। जैसे यदि हम बात करें तो भैया प्याज और वेनिला तो ऐसी चीजें हैं जिनकी जो गंध होती है माध्यम के हिसाब से कैसी होती है, बदल जाती है। तो बढ़िया वाली इंफॉर्मेशन है, इसको नोट किया जाए। हम चल रहे हैं आगे। चलिए भैया, तो एक तरफ हमारे पास सूचक है अम्ल और क्षारक के लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो मैं कह रहा हूं लाल लिटमस पत्र है, ठीक है, तो अम्ल तो लाल ही रहेगा, पर क्षारक जो है वो लाल से कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। मतलब क्षारक के कारण जो है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से यदि हमारे पास नीला लिटमस पत्र है, कुछ इसी तरीके से यदि हमारे पास नीला लिटमस है, राइट, तो या तो वो लाल हो जाए, अम्ल जो है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षारक पे कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। बोलो यस सर। हम बात करेंगे फिनोप्थेलीन की। ये भैया अम्ल में तो रंगहीन रहेगा, बहुत ध्यान से देखना, अम्ल यानी कि एसिड में तो रंगहीन रहेगा, पर जब हम क्षारक यानी कि बेसिस की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, हम बात करेंगे मेथिल ऑरेंज की। मेथिल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में गुलाबी हो जाएगा और क्षारक में कैसा हो जाएगा भैया, पीला हो जाएगा। और वो उसका खुद का नाम क्या है, मेथिल ऑरेंज। तो कंफ्यूज होने वाली कोनो बात नहीं है। चलिए, तो मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्ल में गुलाबी हो जाएगा, क्षारक में कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। साथ में हम बात करेंगे लिटमस विलियन की, बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ में हम बात करेंगे लिटमस विलियन की। यह बैगनी रंग का रंजक होता है, यानी कि इसका जो है रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। तो किससे, तो लाइकेन या लिचेन पौधे से निकाला जाता है लिटमस विलियन, राइट। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अम्लीय भी नहीं है, क्षारकीय भी नहीं है, तो किस रंग का होगा, तो भैया बैगनी रंग का होगा। क्लियर है, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, बहुत शानदार कहानी। अब देखो
तो हमारे पास बहुत सारे जो है प्राकृतिक सूचक भी हैं, जैसे कि पहला लिटमस, पहला जो है लिटमस, दूसरा लाल पत्ता, तीसरा हल्दी और चौथा जो है हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। तो ये 4 ऐसे हैं जो हमारे पास कैसे हैं भैया, प्राकृतिक सूचक है, मतलब ये हमें प्रकृति से मिल सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि कोई चीज जो है अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लिटमस जो है अम्लीय माध्यम में लाल हो जाएगा, क्षारीय माध्यम की बात करेंगे तो नीला हो जाएगा, लाल पत्ता जो है अम्लीय माध्यम में तो लाल ही रहेगा, क्षारीय माध्यम में हरा हो जाएगा, हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में पीली, और यदि हम क्षारीय माध्यम की बात करते हैं तो ये लाल भूरी हो जाएगी। और ये जो हाइड्रेंजिया का पौधा है, राइट, इसके जो फूल हैं ये अम्लीय माध्यम में नीले, और क्षारीय माध्यम में जब हम बात करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, नोट किया जाए। बस यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हम बात करने वाले हैं लवण यानी कि सॉल्ट की। जनरल फॉर्मूला आप इसका देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। देखो, इसमें एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ हमारे पास है धातु, एक तरफ हमारे पास कोई भी धातु है, और इस धातु के साथ में यदि हम मिलाते हैं एक नेगेटिव आयन को, OH के अलावा किसी भी नेगेटिव आयन को यदि हम धातु के साथ में मिलाते हैं, राइट, तो वो निर्माण किसका करेगा, नमक का करेगा। इसको समझ लेते हैं हम लोग, बहुत शानदार सी कहानी है। मैंने कहा भैया भैया भैया, बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने कहा मेरे पास एक तरफ है धातुएं, ठीक है, एक तरफ है मेरे पास धातुएं और एक तरफ जो है मेरे पास है अधातुएं। रुको, अब इस पूरी कहानी को आपके दिमाग के अंदर करते हैं फिट। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा मेरे पास एक तरफ तो Na+ है, मैंने कहा एक तरफ तो Ca2+ है, मैंने फिर कहा कि एक तरफ तो Al3+ है। आपने कहा ओके सर, बहुत सही चल रहा है। फिर हमने अमोनियम आयन भी ले लिया, राइट, और अमोनियम आयन भी ले लिया, मैंने कैल्शियम आयन भी, अच्छा कैल्शियम आयन अपना हो चुका है, ठीक है, मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम आयन भी ले लिया, फिर हमने जिंक आयन भी ले लिया, फिर हमने Fe2+ भी ले लिया और Fe3+ भी ले लिया। Fe जो है वो 2 प्रकार के आयनों में पाया जाता है। तो एक तरफ आपको दिख रही होंगी पॉजिटिव चीजें, राइट, और दूसरी तरफ जो है आपके पास नेगेटिव आयन होंगे। अब ये जो नेगेटिव आयन है किसके किसके हो सकते हैं, तो भैया ये हेलोजन के हो सकते हैं, मतलब कि F नेगेटिव, मतलब कि Cl नेगेटिव, मतलब कि Br नेगेटिव, मतलब कि I नेगेटिव। आपने कहा ओके सर, थोड़ा और देखते हैं इस कहानी को आगे। अब मैं कह रहा हूं SO4 2-, अब मैं कह रहा हूं NO3-, अब मैं कह रहा हूं CO3 2-, अब मैं कह रहा हूं PO4 3-। अब इनको उनसे मिलाइए, इनको उनसे मिलाइए, जो चीज आपको मिलेगी वो क्या होगी, तो भैया वो लवण के नाम से यानी कि नमक के नाम से जानी जाएगी। हम यहां से उठाते हैं सोडियम और वहां से हमने उठाया क्लोरीन, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, लवण यानी कि नमक। वहीं के वहीं यदि हम बात करेंगे जिंक की, वहीं के वहीं यदि हम जिंक की बात करेंगे, राइट, बोलो यस सर, जिंक को हमने जब SO4 के साथ मिलाया तो ये बन गया जिंक सल्फेट। ये भी एक प्रकार का क्या होगा, नमक यानी कि लवण होगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। कुछ ऐसे ही हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से हम उठाते हैं बेटा सोडियम, मैंने उठाया सोडियम, आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया। अब यहां से उठाते हैं कार्बोनेट, तो हमने ये उठाया कार्बोनेट, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, नमक है। हम इसको सोडा कहते हैं, वो एक अलग चीज है, क्योंकि सोडियम का नमक है, सोडियम का नमक है, दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट सोडा, इसलिए हम इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। कुछ इसी तरीके से हमको सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलता है, और वो भी एक प्रकार का नमक यानी कि लवण है। तो कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से आप इसको देखने वाले हैं, क्योंकि यहीं से तो पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और यहीं पर छुपा है बहुत बढ़िया बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी खोपड़ी के अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट कर चुके हैं, इसीलिए हम सबका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, ये कहला रहा है आपका नमक यानी कि लवण। ठीक, तो एक तरफ धनायन, एक तरफ ऋणायन, बस याद रहे हाइड्रोक्साइड ऋणायन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी के भी साथ यदि आप OH नेगेटिव लगा देंगे, सो दैट विल टर्न इनटू क्षारक यानी कि बेस। किस में परिवर्तित हो जाएगा, क्षारक यानी कि बेस में। बस OH के अलावा कुछ भी लगा दीजिए, ये बन जाएगा आपका नमक यानी कि लवण। ठीक है जी, तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर, आइए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना नमक कैसे बनते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया से भी बनाए जा सकते हैं। कैसे बनेंगे, तो भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब मैंने कहा ये अम्ल है, आपने कहा ओके सर, मैंने कहा ये क्षारक है, आपने कहा ओके सर,
राइट, अपने को मिला यहां पर लवण और वहां पर मिला अपने को H2O। अब इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं कि देखो यदि अम्ल भी आपका प्रबल है, यदि क्षार भी आपका प्रबल है, या तो अम्ल क्षार दोनों प्रबल होने चाहिए या तो दोनों जो है दुर्बल होने चाहिए, या तो दोनों प्रबल या तो दोनों दुर्बल होने चाहिए, और आपको जो भी नमक मिलेगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, तो वो उदासीन होगा। अब उदासीन होगा यानी कि आपको उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उदासीन होने का मतलब ये कि इसका जो पीएच है वो कितना होगा, 7 होगा। इसका जो पीएच है, राइट बोलो यस सर, वो कितना होगा बाबूजी, आप बोलेंगे सर 7 होगा। क्लियर है ये कहानी। चलिए तो इसके उदाहरण KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, नमक यानी कि लवण होते हैं। जितने चाहो उतने बना सकते हो, क्योंकि इसके पीछे वाले पेज में यहां कहीं पर अपन ने पूरे एग्जाम्पल लपेट दिए सीधे दिमाग के अंदर। बात समझ में आई, बोला यस सर, चलो आ जाओ। ठीक है जी, चलिए प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से हमेशा उदासीन लवण मिलेगा। अब आप कहोगे सर क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो यदि हमारे पास प्रबल अम्ल है, क्या हो यदि हमारे पास प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, राइट, दुर्बल क्षार है, बोलो यस सर। तो इस सिचुएशन में कौन सी चीज मिलेगी सर, तो भाई सीधी सी बात है, लवण यानी कि नमक तो मिलेगा, राइट, लवण तो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और भैया जल भी मिलेगा, पर बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो प्रबल अम्ल है ना, इसलिए ये अम्लीय मिलेगा। तो यहीं से तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और यदि ये अम्लीय मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि इसका पीएच जो है 7 से कम होगा। ठीक, उदासीन का 7, दैट्स ऑल, खेल खत्म। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट। बस ऐसा करते करते सारी कहानी को सीधे दिमाग के अंदर हम बात करेंगे, बिल्कुल फिट। अम्लीय लवण की यदि हम बात करेंगे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से हमें अम्लीय लवण मिलता है। वहीं के वहीं हम क्षारकीय लवण की यदि बात करेंगे तो इस बार अम्ल आपका दुर्बल हो जाएगा और आपका जो क्षार है, राइट, जो बेस है वो कैसा हो जाएगा, ओके, वो प्रबल हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या है, तो सोडियम एसिटेट, या फिर हम बात कर सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट की। ठीक है जी, चलिए समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का सदस्य कहा जाता है, जैसे कि NaCl, या फिर हम बात करते हैं इसके बारे में Na2SO4, सोडियम लवण के परिवार हैं। इस प्रकार NaCl तथा KCl क्लोराइड लवण के कैसे हैं, परिवार हैं। बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी चीज है। तो दो यदि आप लेते हो, देखो NaCl और KCl लिया, Cl इज कॉमन देयर, तो हम इसको बोलेंगे कि भैया नमक तो है पर कौन से परिवार का, क्लोरीन। यहां पर दोनों में सोडियम है, आपने कहा कौन से परिवार का, तो भाई सोडियम परिवार का। ठीक है, बस शानदार ये कहानी है। आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर, हम बात करने वाले हैं साधारण नमक। हम बात करने वाले हैं साधारण या सामान्य नमक, जो बहुत असामान्य है हमारे जिंदगी में। बात समझ में आई, मतलब आप सोच कर देखो कि नमक हटा दिया आपने खाने के पीने की चीजों से आपने नमक हटा दिया, अब ना आपका पनीर टिक्का अच्छा लगेगा, ना आपको चाट अच्छी लगेगी, ना आपकी फेवरेट पानी पूरी अच्छी लगेगी, ना आपको हलवे में नमक डलता है क्या पता नहीं, आपको बहुत सारी चीजें, खाने पीने की दाल सब्जी कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला। बात समझ में। इसका मतलब ये कि नमक साधारण है पर काम इसका कैसा है, असाधारण। ठीक है ना बहुत ध्यान से देखिए। तो समुद्री नमक जो होता है, समुद्री जल में अलग अलग प्रकार के लवण पाए जाते हैं, और ये देखो NaCl। हम किसकी बात कर रहे हैं, जब भी साधारण नमक की बात होगी हम हमेशा टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl के बारे में बात करेंगे। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले हुए होते हैं, इन लवण से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। इसके क्रिस्टल प्राय अपद्रवों के कारण भूरे रंग के होते हैं, इसे हम लोग खनिज नमक कहते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, और यह कई पदार्थ जैसे कि NaOH, ध्यान से देखिएगा, NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण आदि के लिए बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, NaHCl3, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी नहीं है। वहीं के वहीं हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की, देन दिस इज योर्स Na2, राइट, और यहां पर हो जाएगा भैया CO3 डॉट। अब देखो ये सोडियम कार्बोनेट है, ये वॉशिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं है। पर यदि मैं यहां पर लिखता हूं 10H2O, पर यदि मैं यहां पर लिखता हूं 10H2O, तो ये बन गया अब आपका वॉशिंग सोडा। वहीं के वहीं यदि हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा CaOCl2।
तो आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर सोडियम है, वहां पर क्लोरीन है, मतलब ये निकला कहां से होगा, NaCl में से। क्लियर है कहानी? बोला यस सर, नोट कर लो, पक्का, खत्म बात है ना। आइए बढ़ते हैं आगे इस कहानी को लेकर। हम बात करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। मतलब ये जैसे मैथ्स में एक नंबर लाइन का स्केल होता है कि बीच में शून्य रहता है, एक तरफ नेगेटिव अंक आते हैं और एक तरफ पॉजिटिव अंक आते हैं, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर रहती है। कुछ इसी तरीके से जो उदासीन चीजें होती हैं उनके पीएच को हमने कहा भैया 7। जो उदासीन चीजें हैं उनके पीएच को हमने कहा 7। 7 और 0 के बीच में जो होंगे, राइट, उसको हम बोलेंगे अम्लीय प्रवृत्ति के आपके जो भी पदार्थ हैं। और 7 से ज्यादा यदि पीएच होगा, 7 से ज्यादा यदि पीएच होगा, इसका मतलब यह हुआ कि आयन जो है H+ आयन की सांद्रता कम होती जाएगी, OH- की सांद्रता बढ़ती जाएगी और वो क्षारक कहलाएगा। एक बार इसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पीएच का फॉर्मूला और डेफिनेशन अपन दोनों देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूं यहां पर पीएच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधे सीधे पोटेंशियल या पावर, या फिर एग्जैक्ट वर्ड क्या है इसका, देखो, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं? बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है इसका, ध्यान से देखिएगा, -log ऑफ, राइट, और यहां पर हम लिखते हैं H+ की सांद्रता। अब ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जैसे कि यूपी बोर्ड की यदि हम बात करें, राइट, तो यहां से न्यूमेरिकल आता है। कुछ ऐसे भी बोर्ड्स हैं जहां पर यहां से न्यूमेरिकल नहीं आता है, जैसे हम एमपी बोर्ड की यदि बात करें, ठीक है। तो भैया जो लॉग है, बाप बोलोगे सर लॉग किस चिड़िया का नाम है? तो जैसे कि आपने मैथ्स में साइन थीटा पढ़ा, कॉस थीटा पढ़ा, टेन थीटा पढ़ा, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, राइट, बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से लॉग जो है वो भी एक मैथमेटिकल टूल है बेटा। क्या है? मैथमेटिकल टूल है। अपन डीप में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस का यदि है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं है देन अभी छोड़ दो, बस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पीएच का जो फॉर्मूला है वो है -log ऑफ H+ की क्या लेंगे आप? सांद्रता लेंगे, और वहां से जो पीएच है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो पीएच में पी जो है वो सूचक है, पोटेंस जिसे हम कहते हैं, और एक प्रकार का जो है जर्मन शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति या फिर पावर। इस पीएच स्केल के सामान्यतः 0 से अधिक अम्लीयता, 0 से हम काउंट करते हैं कहां तक? 14 तक काउंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? और किसने इसे दिया था? तो सारेंसन ने इसके बारे में बात की थी। चलिए, पक्का सूत्र जरूर अपने दिमाग में फिट रखेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे। ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी है आप सब लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता है। 7 से कम, 7 से कम मतलब अम्लीय, 7 यानी कि उदासीन, और 7 से लेकर 14 तक, बात समझ में आ रही है? यानी कि कैसा हो जाएगा? क्षारकीय हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब मैं कहता हूं प्रबल, ठीक है, जब मैं कहता हूं प्रबल अम्ल, तो इनका जो पीएच होता है ना बेटा वो 1 से लेकर 3 तक होता है। पर यदि मैं कहता हूं प्रबल क्षार, राइट, तो इनका पीएच जो होता है ना वो 10 से कहां तक होता है? तो रुको रुको रुको, 10 से 14 तक होता है। आपने कहा ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो क्षार का 10 से 14 तक। अब यदि 4 से लेकर 7 तक है तो वो अम्ल तो होगा पर दुर्बल होगा। कुछ इसी तरीके से यदि 8, 7.5, 8, 9 तक यदि है तो वो आपका क्षार तो होगा पर कैसा होगा? दुर्बल होगा, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7 से लेकर 7.8 के आसपास होता है। पर हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, बहुत सारे अंग होते हैं, रक्त जो है सब में अलग अलग तरीके से फ्लो हो रहा होता है, रक्त के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। इसीलिए शरीर का ओवरऑल पीएच ये है। अंगों की यदि हम बात करें तो कहीं पर प्लाज्मा है, कहीं पर कितनी सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर। तो इंडिविजुअल यदि हम बात करेंगे तो भैया पीएच जो है उसमें बहुत वेरिएशन आएगा। जैसे मूत्र का अलग आएगा, लार का अलग आएगा, बात समझ में आ रही? उसके बाद जो है अमाशय के अंदर जो हमारा जठर रस है उसका पीएच तो भैया भयंकर ही कम आएगा, क्योंकि भयंकर अम्लीय है वो। उसी तरीके से जब आप पित्त रस की बात करेंगे तो उसका जो है क्षारकीय आएगा, क्योंकि वही क्या करता है? अम्लीय भोजन को क्षारकीय बनाता है ताकि अग्नाशय से जो भी एंजाइम निकल रहे हैं उसका पाचन हो सके। पर फिलहाल में हम बायोलॉजी की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे केमिस्ट्री की, राइट? बोलो यस सर। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। परास का मतलब भाई रेंज होता है, खत्म बात। मतलब जो रिक्वायर्ड रेंज है
उसमें यदि पीएच होगा तो पौधा अच्छी फसल देगा, नहीं तो अच्छी फसल देने वाला नहीं है। चलिए, अत्यधिक अम्लीयता खासकर अपच की स्थिति में एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कि अम्ल को कैसा कर देता है, उदासीन कर देता है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एंटासिड में बात कर रहा हूं किसकी, एंटासिड की। बहुत ज्यादा यदि अम्लीयता है तो इसको कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, राइट, एंटासिड लेते हैं। तो एंटी यानी ऑपोजिट होता है, एसिड यानी जो एसिड का ऑपोजिट है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी एसिड या एंटासिड। खत्म, है ना। चलो आ जाओ, इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब होता क्या है, जब हम बहुत मीठी चीजें खाते हैं, इस पूरे का लेखा जोखा बताता हूं भैया, ठीक है। सुनो, जब हम बहुत मीठी चीजें खाते हैं, राइट, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारा जो मुंह है, बात समझ में आ रही है, उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ने के कारण हमारे जो दांत होते हैं उनका क्षरण शुरू हो जाता है, और इसके कारण जब दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है, इसके कारण क्या होने लगता है, दांत जो है वो सड़ने लगते हैं। मतलब पीएच जो है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब यदि पीएच आपका 5.5 से कम हो गया, बात समझ में आई, और अपने को तो भैया दांतों को सही सलामत रखने के लिए फिर इससे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा पीएच को, तो हम क्या करते हैं, हम जो है कोई क्षारकीय चीज लेकर आते हैं और वो जो क्षारकीय चीज होती है वो पीएच को फिर 5.5 से कैसे करती है, ऊपर की तरफ लेकर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्षारकीय चीज है वो क्या है, तो भैया वो क्षारकीय नमक होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो जो नमक है वो कैसा होता है, बेसिकली क्षारकीय होता है, जिसका काम होता है कि वो जो पीएच 5.5 से कम हुआ है उसको वापस से बैलेंस करना, राइट, और 5.5 से ज्यादा कर देना। खत्म खेल। अब जो लिखा है वो आपको क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। दांतों का इनेमल यानी कि दंत वल्क कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। यह जल में बिल्कुल भी नहीं घुलता है, पर मुंह की पीएच वैल्यू का मान यदि इससे कम होगा तो यह संक्षारित होने लगता है, मतलब खराब होने लगता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा या खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे पीएच की वैल्यू 5.5 से कम होना शुरू हो जाती है। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इनमें बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए हमें जो है क्षारकीय दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट की जरूरत होती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपके टूथपेस्ट में नमक है तो वो नमक कैसा होना चाहिए, क्षारकीय माध्यम वाला होना चाहिए। सिंपल सी बात। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। चलेंगे आगे इसको लेकर, ठीक है, चलो आ जाओ और आगे हम बढ़ेंगे। मधुमक्खी का जब डंक हमें लगता है तो ऑब्वियसली हमें दर्द तो होता है, तो मधुमक्खी का जो डंक है वो एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में यदि आप बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डंक यदि है तो अंदर पक्का एसिड आया होगा, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एक बेस यानी कि क्षारक। खत्म खेल। और डंक वाले बाल जो है वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, बात समझ में आ रही है, जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। जबकि हम दूध की यदि बात करें तो दूध का जो पीएच है वो 6.6 तक होने होता है, मतलब दूध जो है अम्लीय है। और वहीं के वहीं यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड कैसा है, क्षारकीय है। क्लियर है, बोलो यस सर। चलो पक्का, बस ऐसी इंफॉर्मेशन को आप जो है ऐड करते जाइए। बहुत शानदार सी बात। हम बात करने वाले हैं कुछ एक यौगिकों के बारे में जहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। अब हम देख रहे हैं NaOH के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि क्या है, इसको हम लोग क्लोर क्षार विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, तो इसको अपन बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इस चैप्टर का एकदम हॉट सा टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप सुनो ध्यान से। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो अपने कौन सी चीज दी यहां से, इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी चीज दी हमने, इलेक्ट्रिसिटी। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि यह क्षार बना रहा है,
साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। यह प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार होते हैं। हाइड्रोजन के साथ क्या नाइंसाफी हुई भाई, वो भी तो बन रहा है। मैं होता तो याद रखने के लिए सिंपल सा इसको हाइड्रोक्लोर क्षार कह देता, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो बाहर निकल रहा है और जल्दी क्लियर हो जाता है ना। चलो ठीक है, डायग्राम नोट कर लो, बढ़िया सी बात। एक और चीज जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेटा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एनोड जो है उस पर क्लोरीन गैस निकलेगी, और निर्माण किसका होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो अब हम कुछ बड़े महत्वपूर्ण क्या बात कर रहे हैं, लवण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से खैर पहला तो बेस है, पर इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लवण यानी कि नमक के बारे में। नोट कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होगा। चलिए हम बात करेंगे किसके बारे में, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, जिसका जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कई बार ये पूछा जाता है, और भैया ये रहा इसका रासायनिक सूत्र। ये क्या रहा है, इसका रासायनिक सूत्र, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसको बनाने की जो विधि है, इसको बनाने की जो विधि है, इसमें अपने को क्या करना है, देखो, शुष्क बुझा हुआ चूना लेना है। अब आप बोलोगे सर बुझा हुआ चूना क्या है, इसका मतलब ये कि देखो, जब CaO को हम जल के साथ मिलाते हैं, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है बेटा, इसको अपन बोलते हैं चूना, लाइम, राइट, बोला यस सर। अब ये बना लेता है CaOH2। आपने कहा ओके सर, बड़ी सिंपल सी कहानी है। और यहां पर क्या निकलती है, तो भैया ऊष्मा निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऊष्मा छुपी थी। अब आप बोलोगे सर जल के साथ अभिक्रिया करने पर ऊष्मा कैसे निकल रही है, देखो, ऊष्मा का निकलना ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से रिलेटेड है। किससे अभिक्रिया कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई, तो ऊष्मा निकल गई, मतलब वो ये कैसा था, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब इसके अंदर ऊष्मा थी, बताने का ये तरीका है, राइट। और ये कैसा है, तो भैया ये बुझा हुआ चूना है, क्योंकि अब इसमें से ऊष्मा निकल गई है और ये कैसा हो गया है, ठंडा पड़ गया है, बिल्कुल राइट। इसलिए हम उसको कहते हैं बिना बुझा हुआ, सॉरी, बुझा हुआ चूना। तो हमारे पास बुझा हुआ चूना है, हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई, हमको मिला क्या, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि H2O भी आपको जो है साथ में मिल जाएगा। ठीक है, चलो, इसके उपयोग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। भैया वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में और लकड़ियों में, लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए, और जो जिद्दी दाग होते हैं उनको हटाने के लिए हम उपयोग किसका करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। साथ में यदि हम बात करेंगे तो बहुत सारे रासायनिक उद्योगों में से एक उपचायक के रूप में बहुत भयंकर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और भैया पीने वाले पानी में जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, ध्यान से देखिएगा, विरंजक चूर्ण का। बात समझ में आई, बोला यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर, हम बात करेंगे बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनेगा, तो चार अलग अलग चीजें हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं कच्चा माल। उसमें है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, H2O और CO2। इन सब की आप रिएक्शन आपस में करवाइए, आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। ये क्लोराइड को इधर लिख देने का बाबू, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, राइट, बोलो यस सर। और यहां पर आपको मिलेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिंपल सी ये कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है, राइट। अब इसके भी बहुत सारे उपयोग हैं, वो हम देख लेते हैं। कौन से कौन से कौन से कौन से, हाँ, पहला तो बेकिंग पाउडर बनाने में। तो आप बोले सर ये क्या था, फिर भैया ये बेकिंग सोडा था, इससे हम बनाएंगे बेकिंग पाउडर। ध्यान से देखिएगा, इससे हम बनाएंगे बेकिंग पाउडर, राइट राइट राइट। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को क्लियर आपस में मिलाया जाता है और निर्माण होता है बेकिंग पाउडर का। क्लियर है, चलिए, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो रोटी होती है या केक होती है उसमें खमीर उठता है और स्पंज आता है। क्लियर है कहानी, ढोकले में भी यही खेल होता है। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल सी कहानी है, नोट कर लो। बढ़िया बढ़िया बात है, आगे बढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। मतलब ये जो हमारे फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं, अग्निशामक होते हैं, उसमें भी हम उपयोग करते हैं किसका, राइट, तो बेकिंग सोडा का। हम बात करेंगे कपड़े धोने वाले सोडा की। अब आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला यही होता है ना, बेटा ये नहीं होता।
अपने को क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें Na2CO3.10H2O लिखना है। दिस मस्ट बी द फॉर्मूला फॉर व्हाट, धोने का सोडा। क्या धोने का सोडा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, कपड़े धोने का सोडा, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर की बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये रहा। आप सबसे पहले बेकिंग सोडा को गर्म कीजिए, आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। फिर आप इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराइए, ये जो क्रिस्टल मिलेगा आपको, जिसको हम लोग क्रिस्टलन का जल कहते हैं, राइट, और ये बनेगा आपका क्या, राइट, तो भैया ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। ठीक, खत्म खेल। चलिए और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। ठीक है, चलिए कपड़े धोने का सोडा जो है उसके उपयोग कौन से होते हैं, इस पर एक जल्दी से जो है रोशनी, प्रकाश, नजर सब डाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका जो उपयोग है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। साथ में जल की यदि आपको प्यूरिफिकेशन करना है, स्थायी कठोरता को दूर करना है, तो भी आपको जरूरत होगी किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। क्लियर, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हम आगे बढ़ने वाले हैं और बात करेंगे किसके बारे में, क्रिस्टलन के जल के बारे में। अब ध्यान से देखो, इधर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे लवण होते हैं, बहुत सारे ऐसे नमक होते हैं ना बाबूजी, राइट, जिसमें क्या होता है कि कुछ मात्रा में जो जल होता है ना उसके अणु कनेक्टेड रहते हैं। बात समझ में आ रही है। और ऐसे राइट, और ऐसे लवण जो होते हैं जिसमें जितनी मात्रा किसकी होगी, जल के अणुओं की होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन का जल। अब इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कीजिए, एक शानदार बात आपको बता रहे हैं। हरी अप। चलिए, तो इस तरीके से कहानी बहुत क्लियर है। अब यहां से सवाल कैसा पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा भैया CuSO4.5H2O, जिसे आप क्या कहते हो, नीला तोता, यानी कि आपका कॉपर सल्फेट हाइड्रेट। बात समझ में आई। इसमें जो 5 है ये क्या है, क्रिस्टलन का जल है, और ये कैसा होता है, नीला होता है। अब जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो क्या होगा, CuSO4 जो है वो बाहर निकल गया और 5H2 जो है ना ये भी बाहर निकल गया, और ये होता है रंगहीन। ये कैसा होगा, तो भैया ये रंगहीन होगा। क्लियर है, बस खत्म खेल। तो CuSO4 जो है वो कैसा होगा, रंगहीन होगा। तो यहां से इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ध्यान से इसको अपने कॉपी में, दिमाग में और बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। राइट, हम बात करने वाले हैं, देखो ये दिया है, यही बात हो रही है। बात समझ में आई। देखो यहां पर 5H2O नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, ठीक है। और फिर से यदि हम इसमें जल की कुछ बूंदे डालेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टलन का जो जल है वो उसमें ऐड हो जाएगा और वापस से अपने को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, नीला रंग जो है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में फिट रखिएगा। हम बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, राइट, जिसका सूत्र होता है क्या, ध्यान से देखोगे, CSO4.1/2H2O। और कैसे मिलेगा, तो जब आप जिप्सम को गर्म करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब आप जिप्सम को गर्म करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, तब निर्माण होगा पीओपी का, और साथ में जो है 1.5 जल का जो मॉलिक्यूल है, अणु है, वो कैसा होगा, बाहर आ जाएगा। तो भैया जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कौन नहीं जानता कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तब हम उसे उपयोग करते हैं, राइट, क्योंकि जब हम इसे जल के साथ मिलाते हैं, आप ध्यान से देखना, ये पाउडर के रूप में होता है। हम इसको जब जल के साथ मिलाते हैं, राइट 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 बोलो यस सर, तो भैया ये कठोर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और ये हमारी हड्डियों को हिलने नहीं देता। मतलब ये कि हड्डियां एक जगह पर ऐसे जमी रहती हैं और फिर वो अपने आप जुड़ जाती हैं। चलिए, खिलौना बनाने में, साथ साथ किसी सतह को चिकना करने में, और यदि हम बात करें तो बहुत सारी मूर्तियों के बनाने में भी हम लोग पीओपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपको अपने दिमाग में फिट रखना है। एक बार बस स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत शानदार वाली बात। ठीक है, ये यहां से एक सवाल आएगा भैया, सुनो, जहां जहां पर ऑब्जेक्टिव आते हैं, यूपी वालों, बिहार वालों, एमपी वालों, राजस्थान वालों, हरियाणा वालों, दिल्ली वालों यानी कि सीबीएसई वालों, और राइट छत्तीसगढ़ वालों और झारखंड वालों, जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं, बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो यहां से आते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट इसका लिया जाए, एक यहां पर लिया जाए, ठीक है, पक्का बोलो यस सर। एक स्क्रीनशॉट यहां से लिया जाए, कुछ जरूरी, राइट, कुछ जरूरी हमने यहां पर जो है लवण यानी कि नमक लिए हैं, जिनका सूत्र भी दिया हुआ है, और कौन से अम्ल और क्षारक से मिलकर बने होंगे, इसके बारे में यहां पर बात हुई है। ठीक है ना, बोलो यस सर।
तो आपने इधर वाले अम्ल और इधर वाले क्षारक को मिलाया होगा तो वो आपको लवण मिला होगा और साथ में जो है जल क्या हुआ होगा, बाहर आ गया होगा। ठीक है, चलो पक्का जी बोलो यस सर, यस सर, यस सर। भैया सारे यहां पर दिए हुए हैं और इस तरीके से ये पूरी जो कहानी है राइट, इसको हमने बढ़िया से खत्म कर दिया है। अब पूरा चैप्टर आपके सामने है, बढ़िया से बढ़िया, और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, इन टेक्स्ट वाले भी और एक्सरसाइज वाले भी, सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है और जल्दी ही आप लोगों की जो लाइव क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। रेडी रहिए अपने डाउट्स और क्वेश्चंस के साथ में। इस बार एग्जाम में अपने को फोड़ना है, वो भी बहुत तरीके से, और अगली जो क्लासेस हैं उसकी आपको अपडेट मिलेगी इसी प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन सर्च करेंगे एक पेज आपके सामने आएगा, यहां पर इंग्लिश मीडियम, इधर पे हिंदी मीडियम के लिए पूरा कंटेंट गिवन है, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एज वेल एज जो बुक्स और ई बुक्स है उसको आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी गेट एक्सेस कर सकते हो। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बढ़िया तरीके से अपन ने इसको रिवाइज कर लिया है। मेरी स्पीड थोड़ी 1.x थी क्योंकि मुझे जल्दी कंप्लीट कराना था, तो यदि आपको कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।